दोस्तों, लोक दास्तानें इंसानी तारीख का हमेशा से एक हिस्सा रही हैं। इनको पढ़ने और सुनने से माशरे के हक़ाइक़ कुछ मुनफ़रद तरीके से उजागर होते हैं जो कि पहले किसी फ़र्द के ज़हन में नहीं होते। और इन लोक दास्तानों को सुने और पढ़ने के बाद इंसान को एक नई सोच की तर्ज मिलती है और फिर इंसान ज़िंदगी के तारीख़ पहलू रोशन ख्याली से देखता है। ऐसी ही एक कहानी आज की इस वीडियो में पेशे खिदमत है। दोस्तों, ये कहानी स्पेन की सरजमीन की है। स्पेन में इस वक्त शाह रुडाक की हुकूमत थी। ये गोटो कौम का बादशाह था, जालिम भी था और इंतहा दर्जे का लालची भी। कहानी कुछ यूँ है कि शाह रुडाक के शाही बाग में मानी नाम का एक मुलाजिम था जो तुलिदो शहर का रहायशी था। ये शहर आज भी कायम है और तुलिद वही कहलाता है। मानी नहायत अच्छे अखलाक का मलक होने के साथ साथ रहम दिल भी था। सभी मुलाजिम इनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते और इनकी बात भी मानते थे। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन शाह रुडाक शाही बाग की सैर करने बाग में आए तो इसने देखा जहाँ वो बाग में आकर बैठता था वहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ है, जिस पर बादशाह आग बबूला हो गया और मानी को तलब कर लिया। जब मानी आया तो शाह रुडाक ने उसे दिखाया कि इसकी जगह पर एक कुत्ता बैठा हुआ है जो कि बादशाह की शान में गुस्ताखी है। इस पर मानी ने बादशाह से माफ़ी मांगी, मगर वो वक्त का बादशाह होने के साथ साथ जालिमाना तबीयत का भी मालिक था। शाह रुडाक ने मानी की एक ना सुनी और इस बूढ़े आदमी की सज़ा का हुक्म जारी करते हुए बोला, इसको ताहयात के लिए जेल में डाल दिया जाए और इसका खुर्दो नोश यानी खाना पीना भी बंद कर दिया जाए। और दोस्तों, मानी की एक बेटी थी जिसका नाम आर्टेमिस था। इसका शौहर एक जंग में कत्ल हो चुका था और इसकी भी एक बेटी थी और इसको शाह रुडाक ने अपनी एक दिल अजीज़ रकासा के लिए वक्फ कर रखा था। इस रकासा का नाम लिलियान था। आर्टेमिस बस इस रकासा की खिदमत करती थी। दोस्तों, मुरखीन लिखते हैं कि शाह रुडाक की नज़र में लिलियान रकासा की हैसियत किसी मलका से कम नहीं थी और वो इसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात मान लिया करता था। दोस्तों, जब आर्टेमिस के बाप मानी के साथ ये वाक़या पेश आया तो लिलियान रकासा सा पंजा नामी शहर प्रोग्राम में रक्स करने के लिए गई हुई थी और आर्टेमिस भी इसके साथ ही थी। और जब वो पंजा से वापस शाह रुडाक के महल में पहुंची तो शाही बाग के बाकी मुलाजमों ने इन्हें सारा वाक़या सुनाया और अपने बूढ़े बाप मानी को माफ़ करने की दरख्वास्त पेश की और बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की। लेकिन इसको भी शाह रुडाक ने बड़े दरबार में 10 कोड़े मरवाए और आर्टेमिस रोती हुई दरबार से बाहर निकल गई और तमाम रात बाग में बैठी हुई अपने बाप को याद करके बेबसी के आंसू बहाती रही। दोस्तों, अब आर्टेमिस के लिए लिलियान रकासा उम्मीद की आखिरी किरण थी। और सुबह जब वो लिलियान रकासा के लिए नाश्ता लेकर गई और आर्टेमिस ने इसे सारे वाक़या से आगाह किया और लिलियान रकासा के आगे फरियाद की कि इसके बाप मानी के लिए शाह रुडाक के आगे दरख्वास्त करे, नहीं तो मेरा बाप जेल में भूखा प्यासा मर जाएगा। जहां रकासा को भी ये सारा वाक़या सुनकर बहुत दुख हुआ। खैर, वो नाश्ता किए बगैर ही शाह रुडाक की खिदमत में हाजिर हुई और फिर अपनी हादमा आर्टेमिस के वालिद के लिए रहाई की दरख्वास्त की, लेकिन शाह रुडाक ना माना। दोस्तों, लिलियान रकासा के मज़ीद इसरार करने पर शाह रुडाक ने सिर्फ इसकी बेटी और आर्टेमिस को मिलने की इजाज़त दे दी और फिर इसके बाद लिलियान रकासा दरबार से वापस अपने मकान पर आ गई और आर्टेमिस को सारी सूरत हाल बताई कि तुम सिर्फ अपने बाप से मिल सकती हो। शाह रुडाक ने सिर्फ इतनी ही इजाज़त दी है, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। और यूँ दोस्तों, लिलियान रकासा की वजह से आर्टेमिस को अपने बाप मानी से मिलने की इजाज़त दे दी गई। आर्टेमिस जब भी अपने बाप से मिलने जाती, जेल के गेट पर मुलाजिम इसकी सख्त तलाशी लेते कि इसके पास कोई खाने वाली चीज़ तो नहीं है। और इसके अलावा भी जेल के मुलाजिम और चौकीदार आर्टेमिस के अपने बाप से मुलाकात के दौरान चौकीदार सारे चौकस रहते किसी किस्म की शाह रुडाक के हुक्म की खिलाफ वर्जी ना हो जाए, क्योंकि शाह रुडाक ने सिर्फ आर्टेमिस और इसको अपने बाप मानी से मिलने की इजाज़त दी। दोस्तों, मानी दिन ब दिन बूढ़ा और कमज़ोर होता जा रहा था और वो भूख प्यास की शिद्दत से लागर होकर ज़मीन पर गिर जाता और फिर उठने के काबिल ही नहीं रहता। और दोस्तों, इसके जिस्म के अज़ा एक एक करके इसका साथ छोड़ने लगे थे और इसकी बेटी इसको दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होता देखकर बहुत परेशान रहने लगी। इसकी बेटी अपने बाप के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी, मगर वो इतनी बेबस थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और अब दोस्तों, काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद इस बूढ़े शख्स की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और जब इसकी बेटी से मिलने के लिए जाती तो इसका बाप जो इतना कमज़ोर हो चुका था वो रेंगता हुआ इसके पास आता और वो बाप की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती। दोस्तों, ये बड़ा शख्स भूख प्यास की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका था कि खड़े होकर पैदल चलना इसके लिए मुश्किल ही नहीं था, बल्कि नामुमकिन हो चुका था। फिर एक दिन इसकी बेटी अपनी मालका की खिदमत से फारिग होकर
معمول کے مطابق تیار ہوئی اور اپنی شیرخوار بچی کو اپنے ساتھ لے کر اپنی مالکہ سے اجازت لی اور گھر سے نکل پڑی۔ سارے راستے اس کو اپنے بوڑھے باپ کی موت کے خوف نے گھیرے رکھا اور دوستو وہ بلاخر جیل پر پہنچی تو اپنی تلاشی کروانے کے بعد اندر گئی۔ باپ نے ملاقات کی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ اس نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور اس بیٹی نے کچھ بھی سوچے بغیر اپنی چھاتی کو اپنے بوڑھے باپ کے منہ میں لگا دیا۔ حلال سوچا نہ حرام، گناہ سوچا نہ نیکی، دن دیکھا نہ رات، سب باتوں سے نیاز ہو کر بے خوف و خطرہ ہو کر اس نے یہ انوکھا کام کر ڈالا۔ اس بیٹی نے اپنے شیرخوار بچی کا بھی حق اڑے نہ آنے دیا اور اس بوڑھے باپ کی بیٹی نے جیل کے چوکیداروں سے ڈرتے اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنا کام جلدی جلدی مکمل کیا، مطلب اپنے باپ کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا اور واپس گھر چلی آئی۔ دوستو یہ کام اس بوڑھے باپ کی بیٹی نے بہت دن تک جاری رکھا۔ بہت سے لوگ پریشان تھے کہ یہ بوڑھا شخص کس طرح صحت مند ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہم تو اس کی بیٹی کی باقاعدہ تلاشی لیتے ہیں، اور انہوں نے اس بوڑھے شخص کی رکھوالی کے لیے جیل میں اور ملازم رکھ لیے، اور آخر ایک دن ایک ملازم نے چپکے سے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ اور دوستو بعد میں ہونا کیا تھا، یہ بات بادشاہ اور سارے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور شہر کے علماء نے آرٹمس پر بدکاری کے فتوے لگا دیے اور اسپین کی عوام نے بھی خوب لعن طعن کی، اور شہر کے شرفاء کے مطابق وہ ایک فاحشہ عورت ہے۔ دوستو پھر جب یہ ساری بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کو سزا دلوانے کا سوال اٹھا، اور بادشاہ نے اس لڑکی کو دربار میں بلایا اور اس سے چند سوالات کیے، جن کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اپنے بوڑھے باپ کو ایسے سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، چنانچہ میں نے مجبوراً یہ کام کیا۔ آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ چاہیں جو سزا دے سکتے ہیں، میں اس سزا کو قبول کروں گی۔ بادشاہ سلامت، لیکن میں اپنے باپ کا یوں مرنا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو دوستو ملکہ عالیہ بھی اس وقت دربار میں موجود تھی اور وہ بوڑھے باپ کی بیٹی بھی اس وقت دربار میں موجود تھی۔ اس وقت ملکہ بولی، غصہ ہی معاف بادشاہ سلامت، ان کو معاف کر دیا جائے۔ اور پھر ملکہ عالیہ نے بھی باپ بیٹی کی محبت کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور انعام و کرام سے نواز کر رہا کر دیا جائے۔ اور پھر دوستو ان کی باتیں سن کر بادشاہ کا بھی دل نرم ہو گیا اور پھر بادشاہ نے باپ بیٹی کو انعام دے کر رہا کر دیا۔ اور دوستو اس لڑکی کا گناہ جو انسان کی نظر میں ایک بہت بڑا گناہ تھا، لیکن وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر ایک قبولیت کے درجے پر عمل نیکی راہ اختیار کر چکا تھا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔